अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे डिजिटैलिस, जो कि हम हार्ट फेलियर की ड्रग्स पढ़ रहे थे और उसमें बाकी ड्रग्स हमने पढ़ ली थी, सिर्फ डिजिटैलिस जो है वो रह गई है। डिजिटैलिस को हम डिटेल में करेंगे। डिजिटैलिस जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है। यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं उन्हें हम डिजिटैलिस का नाम भी देते हैं। उसमें काफ़ी सारी ड्रग्स जो है वो आ जाती हैं और इन्हें हम डिजिटैलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिजिटैलिस प्लांट या फॉक्स ग्लव प्लांट से जो है वो निकलती है ये ड्रग्स, ठीक है। इन्हें हम क्लिनिकल यूज़ करते हैं। सो आइदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर डिजिटैलिस। इसे हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक फेलियर में, क्योंकि क्रॉनिक फेलियर में इसलिए यूज़ करते हैं। एक्यूट में हम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि इसका जो ऑनसेट होता है ना, जिसका अफेक्ट होता है वो डिलेड ऑनसेट होता है, ठीक है। तो एक्यूट में तो हमें फॉरन से इफेक्ट चाहिए होता है, दैट्स वाई। और हमने देखा था कि एक्यूट में हम मोस्टली स्टिम्युलेटर्स यूज़ कर रहे थे और क्रॉनिक में हम ब्लॉकर्स यूज़ करते थे, लाइक बीटा ब्लॉकर्स या एस इनहिबिटर्स वगैरह। लेकिन ग्लाइकोसाइड या डिजिटैलिस जो है वो एक स्टिम्युलेटर है और इसे फिर भी हम क्रॉनिक में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स अ स्टिम्युलेटर बट स्टिल इट इज़ यूज इन क्रॉनिक। एंड हम आगे देखेंगे कैसे ये यूज़ होता है। और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये अब जो है इतना यूज़ नहीं किया जाता। पहले ये बहुत यूज़ किया जाता था, अब जो है ये इतना यूज़ नहीं किया जाता। इसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये क्रॉनिक फेलियर में जो है वो यूज़ होता था। सो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो है वो कार्डिनोलाइड्स होते हैं। अब कार्डिनोलाइड्स में क्या होता है कि एक नॉन शुगर पार्ट होता है और एक शुगर पार्ट होता है, ठीक है। नॉन शुगर पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? एक हमारे पास आ जाता है स्टीरॉयड न्यूक्लियस, स्टीरॉयड न्यूक्लियस एंड लैक्टोन रिंग, ठीक है। ये लैक्टोज नहीं, ये लैक्टोन है, इट इज़ नॉट अ शुगर, ओके। तो स्टीरॉयड और लैक्टोन जो हमारे पास रिंग्स आ जाती हैं, ये हमारे पास हो गया नॉन शुगर पार्ट। इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है शुगर मोइटी, या तो एक से या एक से ज़्यादा जो है वो शुगर्स होंगी, दैट्स वाई वी कॉल इट ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होती हैं, शुगर्स जो हैं वो होती हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट ग्लाइकोसाइड्स, ओके। अब हमारे पास जो मेन एक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है वो है डिजॉक्सिन, ठीक है। डाइजॉक्सिन जो है ये हमारे पास प्रोटोटाइप है इस ग्रुप का, डिजिटैलिस ग्रुप का जो प्रोटोटाइप है दैट इज़ डाइजॉक्सिन। इसकी ओरल अवेलेबिलिटी 60 to 75% होती है। और मैंने कहा था कि जो ओरल ड्रग्स होती हैं हम ज़्यादातर वही क्रॉनिक में देते हैं, क्योंकि हम आईवी तो क्रॉनिकली नहीं दे सकते ना, राइट। सो एक ये भी वजह थी कि हम इसे क्रॉनिक में देते थे। अच्छा, तो इसकी ओरल अवेलेबिलिटी 60 to 75% है और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है डाइजॉक्सिन। अब डिजिटॉक्सिन भी सेम है, लेकिन ये एक वेरिएंट है इसका जो कि लॉन्गर एक्टिंग है और ये अब इतनी कॉमनली जो है वो यूज़ नहीं होती, स्पेशली यूएस में तो अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। सो डाइजॉक्सिन जो है वो ज़्यादा कॉमन है और वो प्रोटोटाइप है इस ग्रुप का। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि डाइजॉक्सिन ने क्या करना है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, यानी जो हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स होंगे ना, मायोसाइट्स यानी जो कार्डियक के मसल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर जाके इसने क्या करना है, उसके अंदर लगे होते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। हमें पता है सोडियम पोटाशियम क्या करता है, 2 पोटाशियम को इनसाइड लेके आता है, 3 सोडियम को जो है वो बाहर लेके जाता है, ठीक है। तो 2 पोटाशियम आ जाता है, 3 सोडियम बाहर आते हैं और ये सब एटीपी की हेल्प से होता है, दैट मींस वी कॉल इट इज एटीपीएस, ठीक है। फिर क्या होता है, हमें पता है कि सोडियम अब बाहर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके एक्टिवली बाहर ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है। जब सोडियम बाहर ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये क्या करता है, ये सोडियम को बाहर से अंदर लेके आता है, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है तो इसके लिए ईजी होता है इसको अंदर लेकर आना, ठीक है। और जब ये सोडियम को अंदर लेके आता है तो उसके बदले ये कैल्शियम को जो है बाहर लेके आता है, यानी इनडायरेक्टली जो है ये इस एटीपी की एनर्जी जो है यूज़ कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली एटीपी यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली एटीपी के थ्रू हमने सोडियम बाहर किया था, जिसकी वजह से ये सोडियम को अंदर लेके आता है। क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो ग्रेडियंट हो गया ना, तो इसके लिए ईजी होता है सोडियम को बाहर से अंदर मूव करना। इसी तरह फिर ये उसकी हेल्प से क्या करते हैं, कैल्शियम को बाहर पंप करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन इस एटीपीएस को जो है इनहिबिट कर देता है, ठीक है। एटीपीएस इनहिबिट होगा तो सोडियम बाहर जाएगा ही नहीं, तो सोडियम बाहर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और अंदर जो है वो हो जाएगा ज़्यादा। अब तो ये पंप बाहर से सोडियम को अंदर नहीं ला सकता क्योंकि दैट वुड बी अगेंस्ट द ग्रेडियंट और वो उसके लिए मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो इसके लिए बाहर से सोडियम अंदर लाना मुश्किल होगा। जब ये बाहर से सोडियम अंदर नहीं ला सकता उसके बदले ये कैल्शियम को भी बाहर नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इसकी फंक्शनिंग जो है वो भी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो बाहर नहीं जा रहा, तो कैल्शियम जो है वो अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसका अफेक्ट समझें। इन ब्रीफ क्या हुआ, डिजॉक्सिन ने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इनहिबिट किया इन कार्डिक मायोसाइट्स, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है ना, ब्रीफली इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि कैल्शियम अगर सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब कैल्शियम के बिना दो तरह के हमें पता है, हार्ट में बेसिकली 4 तरह के मेन सेल्स होते हैं, 4 तरह के तो नहीं, ज़्यादातर होते हैं, लेकिन हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए। एक होता है एसए और एवी नोड, और एक होते हैं हमारे पास एट्रियल वेंट्रिकुलर के मायोसाइट्स, यानी उनके जो मसल सेल्स हैं, और परकंजी सेल्स, ठीक है। अब ना एसए और एवी नोड में ये बेसिक मैकेनिज्म समझे तो आपके लिए आगे समझना इजी होगा। एसए और एवी नोड में ना हमारे पास होती है कैल्शियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन, ठीक है।
यानी जब हमारे पास यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है और अचानक से ऊपर जाता है थ्रेशोल्ड से ऊपर, तो ये डीपोलराइजेशन होती है ना, ये वाली ऐसे और एवी नोड में होती है कैल्शियम डिपेंडेंट, जबकि एट्रिया वेंट्रिकल और परकंजी के सेल्स में ये होती है सोडियम डिपेंडेंट। ठीक है, सोडियम डिपेंडेंट होती है डीपोलराइजेशन इन दीज सेल्स। अब डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? जितनी ज्यादा डीपोलराइजेशन होगी इसका मतलब है हार्ट रेट जो है ना वो ज्यादा होता रहेगा। ठीक है, हार्ट रेट कौन कंट्रोल कर होता है? एसी, एसए और एवी नोड। ठीक है, तो मतलब हमारे एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो ज्यादा होते जाएंगे जब डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी। ओके, तो एसए और एवी नोड में अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा बनेंगे। ठीक है, एंड वी नो कि एसए और एवी नोड जो है वो स्पेशली ऐसे नोड ये हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर इनमें एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब पूरी हार्ट का जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर एट्रिया और वेंट्रिकल और परकंजी सेल में सोडियम ज्यादा होगा तब उनके एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अमूमन हमें पता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल की जो सेल्स हैं वो इतना हार्ट रेट को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि पेस मेकर जो है वो सिर्फ ऐसे नोड ही है, और अगर ऐसे ना हो तो फिर एवी नोड, तो यही जो है हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनकी वेंट्रिकल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो भी जाए तो उसका हार्ट रेट पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। नेक्स्ट ये कि अगर हम कैल्शियम इंट्रासेलुलर बढ़ाएं एसए और एवी नोड के अंदर, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्ट रेट ज्यादा होगा क्योंकि कैल्शियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन हो रही है इनके अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर हम इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ाएं, एसए और एवी नोड के अंदर कैल्शियम बढ़ाएं, तो क्या होगा? हार्ट रेट ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम इन सेल्स के अंदर कैल्शियम को बढ़ाएं तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग हार्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली पंप करेगा। तो ये दो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाने के। ठीक है, ये दो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाने के। अगर ऐसे एवी नोड में ज्यादा होगा कैल्शियम तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, और अगर एट्रिया वेंट्रिकल परकंजी सेल्स में कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी। अब डिजॉक्सिन क्या कर रहा है? इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ा रहा है, बट डाइजॉक्सिन का इफेक्ट जो है वो ऐसे और एवी नोड पे इतना नहीं होता जितना एट्रिया और वेंट्रिकल्स और परकंजी के सेल्स में होता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाना। तो इन शॉर्ट डाइजॉक्सिन का काम क्या हुआ? हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाना, यानी ये स्टिम्युलेटर है एक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा रहा है इन शॉर्ट। अब ऐसे और एवी नोड में ये हार्ट रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्योंकि ऐसे और एवी नोड पे इसका कोई और इफेक्ट होता है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाने से के अलावा जो है इसका कोई और इफेक्ट होता है ऐसे और एवी नोड पे, जो कि हम अभी देखते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा कि डिजिटालिस जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ाता है, और मेजरली किस में बढ़ाता है? एट्रिया वेंट्रिकल सेल्स में। ठीक है, एट्रिया वेंट्रिकल सेल्स में वो मेजरली इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ाता है। और अगर एट्रिया और वेंट्रिकल सेल्स में इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज़्यादा है तो मतलब वेंट्रिकल्स ज़्यादा पंप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल्स का जो इजेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। वेंट्रिकल्स की इजेक्शन ज़्यादा होगी तो कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा, और कार्डिक आउटपुट जितना ज़्यादा होगा किडनी को भी उतना ज़्यादा ही ब्लड जो है वो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और हम कहते हैं कि ज़्यादा कार्डिक आउटपुट हो रहा है जिसकी वजह से जो एंड सिस्टोलिक साइज है, यानी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा जो है हार्ट से निकल गया। ठीक है, पीछे जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो एंड सिस्टोलिक साइज जो है वो हार्ट का कम होगा। अगर एंड सिस्टोलिक हार्ट साइज जो साइज है वो हार्ट का कम होगा तो इसका मतलब डायलेशन जो है हार्ट की वो भी कम होगी। ठीक है, वॉल्यूम कम है तो डायलेशन ऑफ हार्ट भी जो है वो भी कम होगी, यानी फाइबर लेंथ जो है वो भी कम होगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो जाएगी। इन सब से होता क्या है कि जो हमारे पास कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज चले आ रहे थे ना, ये हमें एक पिछली वीडियो जो हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी वाली, उसमें सारे एक्सप्लेन डिटेल से है, लेकिन मैं अभी आपको बस शॉर्ट करके ये बताती हूँ कि कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं रास सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, होता क्या है कि जब क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है ना तो किडनी के पास ब्लड फ्लो कम चला जाता है। ठीक है, और सिंपैथेटिक सिस्टम भी सेंस कर रहा है कि ब्लड जो है वो कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जो रास सिस्टम है वो ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा कर देता है और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो कंस्ट्रिक्शन करा देता है। ठीक है, तो जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो इससे हम कहते हैं हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं हार्ट पहले से ही फेल हो रहा था और ऊपर से ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज क्या कर रहे हैं? उसका वर्कलोड और ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट की डायलेशन हो जाती है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है और डायलेशन हो जाती है, और डायलेशन से फाइबर लेंथ बढ़ जाती है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। यानी ये रिस्पॉन्सेज जो है इसको ठीक करने की बजाय मजीद डिटीरियोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज जो है क्रॉनिक हार्ट फेलियर को प्रोग्रेशन में हेल्प करा रहे होते हैं रेदर देन ट्रीटिंग इट। तो ये रिस्पॉन्सेज जो हमारे पास खतरनाक या फिर नुकसानदेह होते हैं। तो हम जब अक्सर क्रॉनिक ट्रीटमेंट करते हैं ना तो उसमें हमारा एक पॉइंट ये भी रहता है कि हम ड्रग्स ऐसी यूज़ करें जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज को कम करें। ठीक है, अब रीनल परफ्यूजन ज़्यादा हो गई तो रास सिस्टम जो है वो भी कम एक्टिवेट होगा, इसलिए डायलेशन ऑफ हार्ट भी कम हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, उनका जो इफेक्ट था हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा करने का वो भी कम हो जाएगा और हार्ट जो है वो अपनी असली हालत में आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ जाएगा। राइट, सो इस तरह कहते हैं हम डिजिटाइज, इसलिए हम क्रॉनिक में जो है वो यूज़ कर रहे थे क्योंकि एक तो इसका इफेक्ट भी डिलेड है और इसमें कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज भी कम हो रहे हैं जो कि सिर्फ क्रॉनिक में होते हैं।
नेक्स्ट हमने कहा था कि मैंने आपको बताया था कि एबी और ऐसे नोड पे ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा नहीं करता क्योंकि इसका कोई और इफेक्ट होता है, और वो क्या इफेक्ट होता है, वो एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, दैट इज डायरेक्ट जाके इसने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करना होता है। ठीक है, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन पे एक्ट कर रहा है ऐसे और एबी नोड पे। ठीक है, जो इन पे एक्ट कर रहा है उससे जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा करेगा, उस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज़्यादा करेगा डिजिटैलिस। और मेजरली हम कहते हैं ये एबी नोड पे एक्ट कर रहा होता है, ऐसे पे भी इसके सेम ही इफेक्ट्स होंगे, बट हम इसको एबी के लिहाज से देखेंगे। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमें पता है ना, सिंपैथेटिक क्या कर रहा होता है, एवी को स्टिम्युलेट कर रहा होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा होता है, एवी को डिप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी यानी जो रेट है ना उसकी फायरिंग का, उसे कम कर देता है। अब अगर ये रेट ऐसे पे कम होगा, ठीक है, ऐसे नोट पे, तो मेरे पास पूरा हार्ट रेट कम हो जाएगा, और अगर एवी पे होगा तो वेंट्रिकुलर रेट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमें पता है ना ये हार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ऐसे नोड होता है, यहाँ पे एवी नोड होता है। ऐसे जो है वो फुल हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल कर रहा है, उसकी हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है, जबकि एवी नोड जो है वो एट्रिया से जो वेंट्रिकल में जा रहा है ना करंट, उससे कंट्रोल कर रहा है। तो एवी नोड जो है वो सिर्फ वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अगर एवी नोड का हम पीएनएस ज़्यादा कर देंगे तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कम होगी, तो यानी कि जो वेंट्रिकल रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब वेंट्रिकल रेट कम हुआ तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हम कहते हैं कि जो हमारे पास पी आर इंटरवल होता है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया पी, और ये जो पी आर इंटरवल होता है ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों, देखें, पहले हमारे पास इस तरह था, ये हार्ट रेट ज़्यादा था। ठीक है, समझे, ये इस तरह जो है हार्ट रेट ज़्यादा था। अब हमने क्या किया है, हार्ट रेट को कम कर दिया है, या वेंट्रिकुलर रेट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जब हमने हार्ट रेट को कम कर दिया तो इनके बीच में स्पेसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन हो गया तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे जो पी आर इंटरवल था ना वो भी हमारे पास जो है ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि सॉरी ये पी जो है ना ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो पी वेव है, ओके, पी वेव क्या होती है, एट्रिया की डीपोलराइजेशन, और ये वाली क्या चीज़ होती है, ये कर्व क्या शो कर होता है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। अब हमने क्या किया कि वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन जो है वो स्लो हो गई है, यानी ये स्लोप जो है ये ज़्यादा हो जाएगा इस तरह। ठीक है, पहले शार्प था ये, और अब जो है ये ज़्यादा इस तरह हो गया, डिक्लाइन कर गया। तो यानी स्लो डीपोलराइजेशन होगी तो ऑब्वियसली फिर हार्ट रेट जो बाकी वाला आगे वाले इवेंट्स है वो भी स्लो होंगे, तो हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, या वेंट्रिकुलर रेट जो है वो कम हो जाएगा, और जो पी आर इंटरवल है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ईसीजी के चेंजेस बता रही हैं क्या होते हैं, डिजिटलिस देंगे तो ईसीजी पे हमें क्या नजर आएगा, पी आर इंटरवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब इससे रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ज़्यादा हो रहा है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, अच्छा इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को ना हम यहाँ पे लिखते हैं टी वेव के साथ, क्योंकि इसका रिलेशन जो है ना वो इसके साथ है, हम कहते हैं इंक्रीज हो गया इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव का क्या मतलब है कि टी वेव हमारे पास क्या होती है, एट्रियल रीपोलराइजेशन, यहाँ पे सॉरी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और दिस इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब अगर हम वेंट्रिकल्स को यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि वेंट्रिकल्स की क्या होती है, सोडियम डिपेंडेंट डीपोलराइजेशन होती है, राइट। यहाँ पे सोडियम आइंस जो है, सोडियम चैनल्स खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा और डीपोलराइजेशन होगी। ठीक है, लेकिन जो इसकी रीपोलराइजेशन हो रही है यहाँ पे, ये किसकी वजह से होती है, कैल्शियम पोटाशियम चैनल। तो हम कह रहे हैं कि डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम अंदर आता है, पॉजिटिव चाइन होता है, चार्ज होता है, और डीपोलराइजेशन होती है। रिपोलराइजेशन के दौरान पोटाशियम बाहर जाता है, डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आया, रिपोलराइजेशन में पोटाशियम बाहर गया। डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आया और पॉजिटिव चार्ज हो गया, रिपोलराइजेशन में पोटाशियम बाहर गया और नेगेटिव चार्ज हो गया, और फिर से जो है वो आरएमपी की तरफ जो है वो वापस आ गई बेस लाइन। अब इस दौरान जो होता है ना वो होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी जब तक ये वेव वापस आरएमपी पे नहीं आएगी तब तक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस दौरान में जब तक रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो रही है ना, नया एक्शन पोटेंशियल एलिकेट नहीं हो सकता जब तक कि वो बेस लाइन पे वापस ना आ जाए, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिजिटलिस क्या कर रहा है, सोडियम पोटाशियम पंप्स को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से अंदर जो है वो पोटाशियम कम हो गया। हमने कहा कि रिपोलराइजेशन के दौरान पोटाशियम बाहर जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, लेकिन पोटाशियम तो पहले ही अंदर कम है, तो रिपोलराइजेशन के दौरान वो बाहर क्या जाएगा, पोटाशियम जब पहले ही अंदर कम है। तो होता क्या है कि रिपोलराइजेशन के दौरान फिर थोड़ा थोड़ा पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, और जो रिपोलराइजेशन है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। ठीक है, यानी बहुत देर बाद जाके जो है वो रिपोलराइजेशन कहीं जाकर होगी, और कम भी हो जाएगी रिपोलराइजेशन, क्योंकि पोटाशियम भी अंदर कम है। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली जब तक ये बेस लाइन पे नहीं आ रहा था तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर, ये हमने वेंट्रिकल का ग्राफ बनाया। ठीक है, जो हमने ग्राफ बनाया ना ये वेंट्रिकल्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है ये उसका ग्राफ है। ठीक है, ये होगी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो कि यहाँ पे हम ईसीजी पे इससे शो कर रहे होते हैं, और वेंट्रिकुलर जो रीपोलराइजेशन है ना वो हमारे पास शो करता है टी वेव। ठीक है, अब हमने कहा कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन कम भी हो गई है और डिले भी हो गई है। ठीक है, तो इसका कम भी हम कर देंगे और डिले भी कर देंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव जो है वो हो गई है। अगर बहुत ज़्यादा डिजिटलिस देंगे तो वो हो सकता है कि टी वेव इन्वर्ट भी कर जाए, लेकिन मोस्टली ये दो चेंजेस होते हैं ईसीजी के ऊपर। ठीक है, पी आर इंटरवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी डीपोलराइजेशन जो है वेंट्रिकल्स की
वो डिले हो गई और स्लो हो गई, और ऊपर से हमारे पास जो रीपोलराइजेशन है वो भी डिले हो गई और स्लो हो गई, जिसकी वजह से फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव हो गया। इन दोनों की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप्स आएंगे और ईसीजी पे जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो वेंट्रिकुलर रेट है वो कम हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं इस सब का फायदा क्या है। देखिए पीएनएस को कम कर रहा है, यानी एवी नोड को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया ऐसे नोड पे भी होता है, एवी नोड पे भी होता है, एवी नोड पे ज्यादा प्रोनाउंस इफेक्ट होता है। एवी नोड पे करने से क्या होगा, इसे इन सिंपल वर्ड्स, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, एंड वी नो कि यहाँ पे होता है एसए नोड और यहाँ पे होता है एवी नोड। डिजिटलिस ने क्या कर दिया, आके दोनों को ही इनहिबिट कर दिया थ्रू पीएनएस, ठीक है। और एवी नोड को इनहिबिट करने से क्या होता है, वेंट्रिकल्स की जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, इसकी रिपोलराइजेशन भी स्लो डाउन हो जाती है, सब कुछ स्लो डाउन होता है। अब इसने एवी नोड को इनहिबिट कर दिया, यानी कि एवी नोड जो सिग्नल्स हमारे पास एट्रिया से वेंट्रिकल में पास करेगा ना, वो भी कम पास करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखें एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सिग्नल्स जो है वो अराइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अराइज हो रहे हैं, ठीक है। अगर एवी नोड इन सबको पास करने दे, फॉर एग्जाम्पल अगर 250 यहाँ पे अराइज हो रहे हैं एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में, अगर एवी उन सबको पास करने के देगा ना इन वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स में भी ये सपोज करें 200 जाते हैं, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाएगा। हमें पता है कि एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि वेंट्रिकल होती, क्योंकि वेंट्रिकल ने आगे लंग्स, जो वेंट्रिकल हमें पता है कि लंग्स और बॉडी में जो है पंप करना होता है पूरा ब्लड, तो अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया तो दैट वुड बी रियली रियली डेंजरस, ठीक है। लेकिन एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन जो है वो इतना डेंजरस नहीं होता, ओके। तो हम क्या कहते हैं कि एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन, उसमें खतरा होता है कि इट विल पास टू द वेंट्रिकल, सो वी गिव डिजिटलिस। डिजिटलिस क्या करता है, यहाँ से जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, क्योंकि वो एवी डाउन को स्लो डाउन कर देता है, तो एवी नोड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 250 तो इसमें से 100 कर देगा या 80 जो है वो पास कर देगा वेंट्रिकल्स को, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो कम पल्स जो है फिर वो वेंट्रिकल में ट्रांसमिट होंगे, और जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, उसका खतरा जो है वो टल जाएगा विद डिजिटलिस, ओके। सो दिस वॉज, और अगर ऐसे नोड से कोई एरिथमिया वगैरह हो गया तो वो उसे भी जो है कंट्रोल करेगा। एरिथमिया में हम कहते हैं टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये भी आ जाते हैं एरिथमिया के अंदर ही, ओके। सो हमने अब तक डिजिटलिस के दो मेन पार्ट्स पढ़े, एक तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, कार्डिक आउटपुट कम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज चल रहे थे ना क्रॉनिक हार्ट फेलियर में, उन्हें कम कर देता है। यानी ये एक तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में इसकी यूजेज है, ठीक है। और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी हम कहते हैं पहले यूज होता था, अब इतना नहीं होता ड्यू टू अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज होता है टू प्रिवेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके। सो इसके दो यूजेस पड़े, एक हमारे पास डायरेक्ट इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ाने की वजह से हो रहा है, और जो दूसरा है वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की वजह से हो रहा है। सो ये दो